एवरीवन, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो हमारा सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक था एजुकेशनल फैसिलिटी एंड इंसेंटिव प्रोवाइडेड टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस वो शुरू किया हुआ है। तो हमारी सेकंड यूनिट चल रही है। तो पिछले जो लेक्चर थे हमने उसमें 4 पॉइंट अपने क्लियर किए थे कि संविधान द्वारा क्या प्रावधान दिए गए हैं और भारतीय शिक्षा आयोग ने क्या सिफारिशें की हैं, और उसके बाद नई जो शिक्षा नीति है उसमें क्या सिफारिशें आई थी, और जो अन्य जो प्रयास थे वो कौन कौन सी संस्थाओं द्वारा किए गए थे कि शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस को जो एजुकेशन है वो प्रॉपर रूप में मिल सके। तो आज हम करेंगे डेवर आयोग की बात। जो डेवर आयोग था उसने क्या कहा है इस बारे में, ठीक है। तो हम बात करते हैं डेवर आयोग या कमीशन कि इसने जो हमारी अनुसूचित जातियां हैं या अनुसूचित जनजातियां हैं उनकी एजुकेशन के रिगार्डिंग क्या सिफारिशें की गई हैं और इन्होंने किस बात पे ज्यादा जोर दिया गया है। जो डेवर आयोग बना था वो कब बना था? वो 1961 इस टाइम पे वो क्या था, डेवर जो आयोग था वो बना था, वो एजुकेशन में सुधार के लिए ही बनाया गया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों या फिर अनुसूचित जनजातियों में जो शिक्षा का समस्याएं हैं, शिक्षा लेने की जो समस्याएं हैं उसका पता करके उसका समाधान किया जाए, उसका जो एजुकेशन देने की सफलता हमें मिलनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम ग्राउंड लेवल की जो जांच है वो नहीं करेंगे, जब तक हम पिछड़ेपन के कारणों का पता नहीं लगाएंगे जमीनी लेवल पे, तो तब तक क्या है जो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उन्हें एजुकेशन प्रदान करने का हमारा जो सपना है वो पूरा नहीं हो सकता। इन आयोग ने जो डेवर आयोग बनाया गया था उसने इस जाति के बच्चों के लिए जो आवासीय विद्यालयों को उपयोगी बताया था कि बच्चों को आवासीय विद्यालय होने चाहिए, छात्रावास बच्चों को मिलने चाहिए, और इसमें जो अनुसूचित जाति को प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए बहुत सारी इसने सिफारिशें की थी। अब हम बात करते हैं क्या सिफारिशें की थी। सबसे पहले इन्होंने बात की थी शिल्प या कौशल की शिक्षा। जो सबसे पहले इन्होंने बात की शिल्प या कौशल की शिक्षा। इन्होंने कहा था कि बच्चों को हस्तशिल्प किसी स्किल की जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाई जाए ताकि बच्चे इंडिपेंडेंट बन सके, वो अपना कोई ना कोई जो रोजगार है उसका मार्ग तलाश सके। इसलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा क्या है शिल्प या फिर कौशल की शिक्षा दे, जिससे वो अपने पर्सनल लेवल पे क्या है अपना रोजगार है, अपना जो जीवन यापन है वो करने में सफल हो सके। क्योंकि अगर हमें उन्हें जो एक जनरल एजुकेशन प्रदान करते हैं तो जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब जो वैकेंसीज हैं मे भी हर बच्चे को वहां पे जो जॉब ना मिले, तो कम से कम हम उन्हें ऐसी शिक्षा प्रोवाइड करवा सकते हैं कि वो जो गवर्नमेंट है उस पर डिपेंड ना रहे कि वो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स देखता रहे, वो अपने लेवल पे अपना कोई काम शुरू कर सकता है। तो कौशल में क्या आ जाता है, कौशल में कुछ भी हम कताई बुनाई का काम भी उसको सिखा सकते हैं, जो अगर हम बात करें तो मैकेनिक का काम भी उसे सिखा सकते हैं। तो इस तरीके के जो काम है, जिस तरीके के कौशल है उन्हें उस तरीके की शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाए। आगे हम बात करते हैं नियुक्त अध्यापकों को आवास की सुविधा। अध्यापकों के लिए आवास की सुविधा। आवास मतलब उनका रहने के लिए उन्हें क्वार्टर वगैरह है जो वो प्रोवाइड करवाए जाने चाहिए, जो हॉस्टल वगैरह है वो प्रोवाइड
करवाए जाने चाहिए। इन जातियों को बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर नियुक्त किए जाते हैं, जो अध्यापक वहां पे अपॉइंट किए हैं, उनके लिए रहने की जो सुविधा है वो प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब की, जो जनजातियां हैं, वहां पर क्या होता है, तो स्पेशल टीचर वहां पे भेजने पड़ते हैं, क्योंकि वो बच्चे स्कूल्स में शहरों में नहीं आ सकते, गांवों में नहीं आ सकते, तो इसलिए वहां पे रहने वाला कोई टीचर होगा नहीं, क्योंकि वो पहले ही एजुकेशन है वो प्राप्त नहीं करते। इसलिए हमें जो टीचर इन बच्चों के लिए नियुक्त करने हैं, इनके लिए जो टीचर है वो नियुक्त करने हैं, तो उनके लिए क्या करना होगा, हमें उनके लिए आवास की सुविधा, जो टीचर्स हैं उनके लिए जो हॉस्टल की फैसिलिटी है, हमें वो प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए, ताकि कोई भी टीचर वहां जाने से कतराए ना, तो वो टीचर अपनी मतलब मर्जी से, खुशी से वहां पे जा पाए और बच्चों को पढ़ा सके। तो आगे हम बात करते हैं, जो फ्री इनको सामान दिया जाना चाहिए, निःशुल्क पुस्तक और यूनिफॉर्म की व्यवस्था। निःशुल्क पुस्तकों व जरूरी सामान की व्यवस्था। ये बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें बच्चों को फ्री में जो सामान है वो मिल सके। उसमें क्या सामान आ जाता है, फ्री में क्या, पुस्तकें देनी चाहिए उन्हें, हम जरूरी सामान में उनकी यूनिफॉर्म दे सकते हैं, हम उनकी जो लेखन सामग्री है अन्य वो दे सकते हैं, हम उसके जो प्रॉपर शूज वगैरह है वो उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं, ताकि जो बच्चे हैं उन्हें अपनी जो जरूरत का सामान है वो खरीदने के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि अगर कोई भी बच्चा अपना जरूरत का सामान लेगा तो उसके लिए उसे पर्सनल खर्चा करना पड़ेगा, और पर्सनल खर्चे के लिए उसे अपने पेरेंट्स के साथ है वो काम पे भी जाना पड़ेगा, जिससे उसका क्या है, रूटीन में जो स्कूल है उसकी उसमें एब्सेंट होता है वो। तो इसलिए हमें जो उसकी जरूरत का सामान है वो क्या है, निःशुल्क पुस्तकें होंगी, और बाकी यूनिफॉर्म शूज वगैरह वो स्कूल में ही प्रोवाइड करवाने चाहिए। आगे हम बात कर सकते हैं भोजन की। स्कूल में दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। दोपहर का भोजन, दोपहर के भोजन की व्यवस्था। जो डेवर आयोग है वो कहता था कि बच्चों के लिए जो खाना है, जो उनका लंच है वो स्कूल द्वारा प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। जैसे कि जो मिड डे मील का प्रोग्राम शुरू हुआ है वो इसी रीजन से शुरू हुआ है कि बच्चे के माता पिता को उनके बच्चों के लिए एटलीस्ट एक टाइम के खाने के लिए, दोपहर के खाने की चिंता ना रहे, वो निश्चिंत होकर सुबह से लेकर शाम तक अपना जो काम करना है वो कर सके, और उन बच्चों को जो खाना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल द्वारा प्रोवाइड किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ताकि उनका जो असर है वो एजुकेशन पे ना हो। इसलिए जो दोपहर का खाना है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों को प्रोवाइड करवाना। और हम बात करते हैं जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो शुरू की एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन का जो माध्यम है वो क्या है, मातृभाषा होनी चाहिए उनकी। प्राइमरी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। जो हम बच्चों को फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक पढ़ाते हैं, तो उसका जो मीडियम है वो अगर उनका अपनी मातृभाषा होगी तो बच्चों को एजुकेशन प्राप्त करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करेंगे, क्योंकि उन्हें कोई और भाषा समझ आएगी नहीं। तो जब उन्हें समझ नहीं आएगी तो उनका जो पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता, ना तो कोई पढ़ाने का फायदा रह जाता है, ना ही उनका कोई स्कूल आने का फायदा रह जाता है। जब तक बच्चे को किसी काम में इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक क्या है, तो वो बच्चा काम मन से नहीं करेगा, और इंटरेस्ट तब आएगा जब उसको उस चीज की समझ आएगी। इसलिए प्राइमरी एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कम से कम जो एलिमेंट्री लेवल की एजुकेशन है उसका जो मीडियम है वो बच्चों की मातृभाषा के हिसाब से
होना चाहिए। तो ये तो थी विभिन्न आयोगों द्वारा और शिक्षा नीतियों द्वारा जो सिफारिशें की गई थी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो अब हम बात करते हैं इन्होंने इतनी सारी जो सिफारिशें दी थी वो हमारे हिसाब से भी बेटर है, सबके हिसाब से वो अच्छी बात है कि अगर इतनी फैसिलिटी उनको मिल जाती है तो हम उनका जो एजुकेशन का लेवल है, जो उनका शैक्षिक स्तर है, तो हम बहुत अच्छे से सुधार देते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि वास्तविकता क्या है। एक्चुअल में ये सारी जो सिफारिशें विभिन्न प्रकार के योगों ने की थी या हमारे संविधान ने की थी वो एक्चुअल में उन्हें मिल रही है या नहीं मिल रही, क्योंकि सिर्फ एक पेपर पे लिख देने मात्र से क्या होता है कि वो चीज लोगों को प्राप्त नहीं हो सकती, उसका फायदा नहीं हो जाता। उसका फायदा देने के लिए हमें क्या है, उसको लागू करना होगा, उसको अप्लाई करना होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी जो शैक्षिक सुविधाएं हैं, कौन कौन से जो प्रोत्साहन है हमारी नजर में वो बिल्कुल सही तरीके से मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सुविधाएं बच्चों को मिल रही हैं, कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आरक्षण की। जो आरक्षण है वो पिछड़े वर्ग के बच्चों को मिल रहा है। केंद्र सरकारी और राज्य सरकारी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपने अपने लेवल पे जो विभिन्न कोर्स हैं, डिफरेंट टाइप के कोर्स अकॉर्डिंग टू उनके जो क्वालिफिकेशन है, तो उसमें क्या है बच्चों को जो आरक्षण है वो दिया गया है। अगर हम बात करें कि इंजीनियरिंग और मेडिकल जो कॉलेज है तो उनमें कुछ जो सीटें हैं इनके लिए रिजर्व की गई हैं, इनके लिए आरक्षित की गई हैं। इन सीटों पर एससी या फिर बीसी स्टूडेंट ही एडमिशन ले पाते हैं। सरकारी संस्थाओं में अनुसूचित बच्चों के लिए जो 17.5 है 17.5% जो आरक्षण है वो सरकारी संस्थाओं में 17.5% जो आरक्षण है वो इन बच्चों को दिया गया है। आगे हम बात करते हैं स्कॉलरशिप की, छात्रवृत्तियां कि बच्चों को स्कॉलरशिप है वो मिल रही है या नहीं मिल रही। तो जो स्कॉलरशिप है वो भी एक्चुअल में बच्चों को मिल रही है। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसमें भी जो बच्चों की स्कॉलरशिप है वो अप्लाई की जाती है। कई कोर्सेज तो ऐसे हैं जिसमें बच्चों को 100% तक की उनकी जो फी है वो रिफंड हो जाती है। तो बहुत सारे जो स्कॉलरशिप हैं, अलग अलग कोर्सों जो कोर्सेज हैं उन पे डिपेंड करती है बच्चों की स्कॉलरशिप की किस कोर्स में उसकी कैसी स्कॉलरशिप आ रही है। तो जैसे हमने बात की कई कोर्स ऐसे हैं कि यहाँ पे उनका जो 100% है वो उनकी फीस है वो रिफंड हो रही है। तो इसलिए उनकी जो छात्रवृत्तियां हैं, जो स्कॉलरशिप है वो एक्चुअल में क्या है अप्लाई होती हैं। ये जो सिफारिश एक्चुअल में लागू हो चुकी है। अगर हम बात करते हैं पोस्ट मैट्रिक जो योजना है, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की जो योजना है 1993 और 1993 और 1994 का जो शैक्षिक वर्ष था उसमें इसके लिए 13.38 लाख जो 13.38 लाख जो बच्चों के लिए हम अगर बात करें तो वो स्कॉलरशिप आई थी। तो ये थे अनुसूचित जाति के बच्चे। अगर हम अनुसूचित जनजाति के बच्चों की बात करें तो उसमें आई थी 3.37 लाख। ये तो थे अनुसूचित जाति के बच्चे, अनुसूचित जाति के बच्चे, और ये थे अनुसूचित जनजाति के बच्चे जो आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं। तो ये इनको अनुसूचित जो जनजाति कहते हैं, जो कबीले वाले लोग रहते हैं जंगलों में, ना सही ये शहरों में भी आ जाते हैं, जो कबीलों में लोग रहते हैं। तो 13.38 लाख अनुसूचित जाति के बच्चे थे और 3.37 लाख थे जो अनुसूचित जनजाति थे। 1993 और 4 की बात है। तो ये जो आंकड़ा है, जो फिगर है वो आए दिन बढ़ता है। 93 और 4
आज जो हमारा चल रहा है, आज हम 2020 तक पहुंचे हैं, तो आज के टाइम में ये गिनती है कई गुना तक बढ़ गई है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है। तो ये सिफारिश है, ये एक्चुअल में क्या है, पूरी हो रही है। आरक्षण भी मिल रहा है बच्चों को और स्कॉलरशिप भी जो बच्चों को समय समय पे प्रोवाइड करवाई जा रही है। आगे हम बात करते हैं फ्री ट्रेनिंग की, निःशुल्क प्रशिक्षण की। फ्री ट्रेनिंग दी जाती है उनको, फ्री में क्या है, ट्यूशंस वगैरह जो वो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो केंद्र सरकार ने जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो अनुसूचित जातियां और जनजातियां हैं, उनके जो फ्री में प्रशिक्षण है, जो निःशुल्क प्रशिक्षण है, उसके लिए भी जो व्यवस्था है वो करवाई गई है भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने के लिए, ताकि वो भी जो उच्च जॉब्स हैं, जो उच्च कैटेगरी के नौकरियां हैं, उनमें आ सकें, उनके लिए रास्ते खोले गए हैं। फ्री उनको निःशुल्क जो प्रशिक्षण है वो देकर। हमारे पूरे देश में 30 सेंटर्स हैं, 30 केंद्र हैं जो क्या कर रहे हैं, बच्चों को फ्री में जो प्रशिक्षण है वो दे रहे हैं। वो सिविल सर्विसेज का लगा लो आप, ठीक है। तो इस तरीके के जो कोर्सेज हैं उनके लिए टेस्ट के लिए क्या है, वो प्रशिक्षण दे रहे हैं, वो क्लासेस दे रहे हैं। यहाँ पर IAS और IPS, IAS एंड IPS की कोचिंग के लिए जो फ्री दे रहे हैं, बिल्कुल कोई फीस नहीं है। तो इन जातियों को, बच्चों के लिए भी जो हाई लेवल की जॉब्स हैं उनके लिए तैयार किया जा रहा है। अगर बात की है यहाँ पे 1993 तक की बात की है, 1993 तक की बात की है कि उस टाइम तक भी जो 3000 व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था और 800 लोग उसमें से क्या थे, उन्होंने सफलता प्राप्त की थी कि वो IAS या IPS में सिलेक्ट हो गए थे। तो जो निःशुल्क प्रशिक्षण की बात है वो बहुत ही ज्यादा, हम कह सकते हैं, एक कार्यक्रम जो चलाया गया है, बहुत ही बड़ा एक कार्यक्रम है, जहां पर जो उच्च सर्विसेज की जो तैयारी है वो करवाई जाती है, ताकि हर एक बच्चे को मौका मिले अपना टैलेंट दिखाने के लिए। आगे हम बात करते हैं छात्रावास की सुविधा, हॉस्टल की सुविधा। छात्रावास की सुविधा, तो बच्चों को जो हॉस्टल है वो भी जो प्रोवाइड है वो करवाए जा रहे हैं, ताकि बच्चों को रहने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हर एक जो बच्चा है ऐसी कैटेगरी, पिछड़े वर्ग में, वो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, उसका इतना बजट नहीं है कि वो पे करके अपने रहने के लिए जो हॉस्टल है वो ले सके। तो केंद्र और राज्य सरकारों ने विभिन्न प्रकार की जो छात्रावास की सुविधा है वो बच्चों को प्रोवाइड करवाई है, खास करके अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चों को। इनमें बच्चों को जो हॉस्टल है, जो छात्रावास है, वहां पे क्या है, जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट की पूरी हेल्प करती है, ताकि राज्य सरकारें अपने जो राज्य के बच्चे हैं उनके लिए छात्रावास की जो सुविधा है उनको वो प्रदान कर सकें, बच्चे अपनी शिक्षा है वो फ्री माइंड होके ले सकें। उनके जो अगर बजट नहीं है तो भी क्या है, फ्री में वो हॉस्टल लेकर अपनी इच्छा से अपने जो इंटरेस्ट जिस भी कोर्स में उसका जो भी एजुकेशन वो लेना चाहते हैं, अपनी एजुकेशन वो कंप्लीट कर सकें। आगे हम बात करते हैं अन्य प्रोत्साहन। और क्या क्या जो प्रोत्साहन है वो गवर्नमेंट द्वारा बच्चों को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। इसमें क्या है, इन बच्चों के लिए जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के बच्चे हैं, इनके लिए फ्री में एजुकेशन है। एजुकेशन जो एलिमेंट्री है वो तो हर बच्चे के लिए फ्री एंड कंपलसरी है, लेकिन शेड्यूल कास्ट और जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, बैकवर्ड क्लासेस हैं या फिर शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उन बच्चों के लिए जो पूरी एजुकेशन है वो
फ्री हो सकती है, वो 10th तक या +2 तक या फिर ग्रेजुएशन तक बच्चों के हिसाब से क्या है फ्री में एजुकेशन है। उनकी फ्री में क्या है बुक्स वगैरह, उनको जो भी चाहिए वो फ्री में है। उनकी यूनिफॉर्म भी है वो फ्री में देते हैं बच्चों की। बच्चों को अन्य जो सामग्री चाहिए, कोई लेखन सामग्री चाहिए अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, वो क्या है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा क्या है वो फ्री में जो प्रोवाइड है वो करवाई जाती है। तो जो मिड डे मील है, मिड डे मील भी एक जो कार्यक्रम है वो बहुत ही लाभदायक कार्यक्रम है बच्चों को एजुकेशन के साथ जोड़े रखने का, क्योंकि पेरेंट्स की जो टेंशन है वो खत्म हो जाती है दोपहर के खाने की। तो बच्चा सुबह से लेकर जो शाम तक स्कूल में आराम से रह सकता है। तो मिड डे मील है जो फ्री का भोजन स्कूल में दिया जाता है, ऐसे बच्चों को एजुकेशन के लिए मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है। तो राज्य सरकारें और उन सरकारों के साथ क्या कोई नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं, वो भी क्या है कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं ऐसे बच्चों को एजुकेशन प्रदान करने के लिए। बहुत सारे लोग क्या हैं शाम के समय जो रात के समय अपनी खुशी से वो क्या करते हैं ऐसे बच्चों को फ्री में एजुकेशन उनके घर तक जाकर देके आते हैं। उनकी जो झुग्गी झोपड़ियां हैं वहां पहुंचकर उनको जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करके आते हैं। तो इस सहायता के आधार पर राज्य सरकार उपयुक्त प्रोत्साहनों के अतिरिक्त आवासीय विद्यालय खोलने, आश्रम स्कूल चलाने तथा शैक्षिक उपकरणों की व्यवस्था करने के लिए भी कार्य कर रही है, ताकि जो हमारा यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन का सपना है वो पूरा हो सके। आगे हम बात करते हैं कोचिंग कम गाइडेंस सेंटर। कम गाइडेंस सेंटर। तो इसमें क्या है कोचिंग कम गाइडेंस सेंटर में कि इन वर्गों के लिए जो नौकरियों के लिए वो स्थान तो सुरक्षित है ही, उनके लिए जो स्थान है वो रिजर्व किए गए हैं। तो प्रशिक्षण के अभाव में क्या है इन लोगों को प्रॉपर लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि जो निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र है वो जनसंख्या के हिसाब से कम है। तो हर जगह पे जो फ्री प्रशिक्षण है वो अवेलेबल नहीं है, वो उपलब्ध नहीं है। तो कुछ एक ऐसे जगह हैं, कुछ ऐसे स्थान है यहाँ पे इनके लिए कोचिंग कम जो गाइडेंस सेंटर है वो खोले गए हैं। ये कहाँ पे खोले गए हैं? मद्रास, जबलपुर, कानपुर, दिल्ली में सरकार द्वारा एक क्या है कोचिंग कम गाइडेंस सेंटर खोला गया है। यहाँ पर इन वर्गों के लोगों को व्यावसायिक जानकारी तथा नौकरी में जाने से पूर्व जो प्रशिक्षण है वो देने की व्यवस्था की गई है। तो ये कोचिंग भी देते हैं और गाइडेंस सेंटर भी है, पर्सन को गाइड भी करते हैं उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से। जो निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र है वहां पे तो सिर्फ उन बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है जो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है वो गाइड भी किया जाता है, उनको बताया भी जाता है कि आप क्या कर सकते हो, ऐसा आप प्रशिक्षण ले सकते हो, तो कहाँ से आप ये प्रशिक्षण है वो ले सकते हो। आगे हम बात करते हैं इन वर्गों की शिक्षा पर व्यय। तो इन वर्गों की जो शिक्षा है उस पर जो खर्च है वो भी करते हैं। तो इसके लिए जो स्कॉलरशिप है उसमें क्या है लगातार वृद्धि हो रही है। जैसे हमने बात की थी कि 1994 तक क्या था सिर्फ 13.38 लाख ये थे और 3,37,000 ये थे 3.37 लाख, लेकिन आज के टाइम में इनकी जो संख्या है वो कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए इसकी जो निरंतर जो वृद्धि भी हुई है और जो विभिन्न 5 वर्षीय योजनाओं में इसमें जो पर्याप्त राशि है वो व्यय की गई है, तो राशि इनकी कम नहीं की गई है, लेकिन तो इनकी जो स्कॉलरशिप है वो लगातार जितने बच्चे आ रहे हैं उतने बच्चों को ही प्रोवाइड करवाई जा रही है। किसी भी बच्चे को स्कॉलरशिप के बिना नहीं रखा जाता, उसकी कैटेगरी के हिसाब से, उसकी जो इनकम है उसके हिसाब से जो स्कॉलरशिप है वो क्या है प्रोवाइड करवाई जा रही है। आगे हम बात करते हैं उपचारात्मक शिक्षण।
सकारात्मक शिक्षण में क्या है कि अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के जो बच्चे विज्ञान तथा अंग्रेजी जैसे विषयों में पिछड़े हुए हैं उनके लिए जो राज्य सरकारें हैं, जो शिक्षा विभाग है, वो तरह तरह के जो उपचारात्मक कार्यक्रम है वो चला रहे हैं सॉरी, जो उपचारात्मक शिक्षण है उसकी जो व्यवस्था है वो कर रहे हैं। हरियाणा का उच्चतर जो शिक्षा विभाग है वो इस दिशा में लगातार सक्रिय है, वो लगातार कोई ना कोई जो कार्यक्रम है, जो उपचारात्मक शिक्षा के कार्यक्रम है वो चला रहा है। राज्य के सभी महाविद्यालयों में कुछ समय के लिए ऐसी कक्षाएं जो लगाई जाती हैं उनके लिए जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, अगर बच्चा जिस विषय में कमजोर है तो उसके लिए उस विषय के रिगार्डिंग जो एक्स्ट्रा क्लासेस है उसका जो प्रावधान है वो दिया जाता है। तो इस प्रकार जो अध्यापक हैं, ऐसे अध्यापकों को एक्स्ट्रा जो पढ़ाते हैं या फिर कोई जो गवर्नमेंट टीचर ना होकर कोई अन्य टीचर जो लिए जाते हैं, अन्य टीचरों प्रदान किए जाते हैं, तो उनके लिए कुछ हम कह सकते हैं कि सैलरी की व्यवस्था भी की जाती है। तो उनके लिए भी जो कुछ है वो पैसे वगैरह है, जो उनका वेतन है वो भी उनको दिए जाते हैं, ताकि जो बच्चे किसी विषय में कमजोर है तो वो उनकी कमजोरी को दूर कर सके, उनको जो एक्स्ट्रा क्लास में क्या है उनको समझा सके। तो ये उपचारात्मक शिक्षण है, ये भी क्या है एक अच्छा जो कार्यक्रम है, एक अच्छा प्रयास हम इनको मान सकते हैं। बच्चे को, दूसरे बच्चों को, जो पिछड़े हुए बच्चे हैं, जो एजुकेशन में जिनको कम समझ आती है किसी विषय की, वो भी दूसरों बच्चों के समान पहुंच जाते हैं। तो दूसरों बच्चों के समान पहुंचाने के लिए उपचारात्मक शिक्षण एक अच्छा जो प्रयास है। तो ये हमारा जो टॉपिक है डेविड आयोग का कि उसने क्या सिफारिशें की थी, तो उसके बाद जिस भी आयोग ने सिफारिशें की हैं, जो जो सिफारिशें की हैं, क्या वो सिफारिशें, वो सुविधाएं एक्चुअल में जो बच्चे हैं उन तक पहुंच पा रही हैं या नहीं। तो ये सारी की सारी कौन कौन सी जो सुविधाएं हैं, जैसे आरक्षण हो गया, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप होगी, निःशुल्क प्रशिक्षण हो गया, छात्रावास की सुविधा होगी, अन्य प्रोत्साहन जिसमें फ्री यूनिफॉर्म, फ्री बुक्स वगैरह होगी, ठीक है, और जो मिड डे मील की सुविधा होगी, फ्री में भोजन की, तो कोचिंग कम गाइडेंस सेंटर जिसमें बच्चे को गाइड भी किया जाता है कि वो किस लाइन में आगे जा सकता है, और इनकी जो शिक्षा पर खर्च होता है, और जो उपचारात्मक जो शिक्षण की बात की, तो ये सभी जो सुविधाएं हैं वो एक्चुअल में बच्चों तक पहुंच पा रही हैं। तो हमारा जो शेड्यूल कास्ट की एजुकेशन वाला टॉपिक था वो आज यहाँ पे जो कमीशन की जो बात की थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो इसके रिलेटेड, इसके रिगार्डिंग जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही।